स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो है मेडिसन देखा था, जेम्स मेडिसन एज ए प्रेसिडेंट। उन्हीं के दौर में ये वार ऑफ 1812 होती है। उधर हमने कुछ उनसे रिलेटेड वार ऑफ 1812 से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम डिटेल से इसी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। वार कैसे शुरू हुई, वार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, काजेज़ क्या हैं और इम्पैक्ट्स क्या हैं। काजेज़ ऑफ वार ऑफ 1812। तो हमें पता है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि जेम्स जेफरसन के टाइम से बल्कि कुछ इश्यूज शुरू हो गए थे। न्यूट्रलिटी चैलेंज होना शुरू हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद जब मनरो का टाइम आता है तब ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और बाद में मेडिसिन के टाइम पे फाइनली उसका आखिरी हाल ये रह जाता है कि यूके के अगेंस्ट वार ही डिक्लेयर की जाए। अच्छा, वार के काजेज़ हम दोबारा से देख लेंगे। इम्प्रेसमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूके जो है वो आर्मी में बंदे अपने जो है वो यूएस से चोरी कर रहा था। किस तरह कि जो यूएस सेलर्स थे उनको वो फोर्सली गन पॉइंट पे या बाय कैरेट अप्रोच दोनों तरीकों से अपनी आर्मी में शामिल कर रहा था। ठीक है। तो यूएस के जो आर्मी के बंदे थे या यूएस के जो सेलर्स थे वो दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। ठीक है। ये इशू जेफरसन के टाइम से आ रहा था हमारे पास। लेपर्ड और चीजापेक अफेयर। लेपर्ड जो है वो यूके की शिप का नाम है और चीजापेक जो है वो यूएसए की शिप का नाम है। यूके की शिप ने यूएसए की शिप पे हमला किया और 3 बंदे यूएस के मार दिए। ये अफेयर भी हम पहले देख चुके हैं सारा डिटेल में। और इस अफेयर के बाद इन्होंने हमें याद है कि एक इन्होंने जो है एम्बार्गो एक्ट दिया था जेफरसन ने। एम्बार्गो के बाद नॉन इंटरकोर्स एक्ट आया जी। ये 1807 में आता है और ये 1809 में आता है। एम्बार्गो एक्ट में इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हमारी जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो यूके और फ्रांस में नहीं जाएंगी। पर यूके और फ्रांस की ट्रेडिंग अभी भी चल रही थी दूसरे कंट्रीज के थ्रू, दूसरी पोर्ट्स के थ्रू। नॉन इंटरकोर्स एक्ट में बिल्कुल ये काम इन्होंने बंद कर दिया कि यूके की कोई भी चीज़ ना यूएस आएगी, ना यूएस से कोई भी चीज़ यूके जाएगी। सेम विद द केस विद फ्रांस। ठीक है। तो उसके बाद भी जो है इन्होंने कमर्शियल वार शुरू कर दी। कमर्शियल वार क्या थी कि यूएसए जितना भी ट्रेड कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेन में, पुर्तगाल में, तो वो उन्हें समझ रहे थे कि शायद ये फ्रांस के लिए, यूके समझ रहा था शायद ये फ्रांस के लिए हथियार लेके आए। और यूएस भी फ्रांस भी इसी तरह समझ रहा था कि शायद ये जो है ना ब्रिटेन की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों ही इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। फाइनली दोनों जो है ना अपने आर्ग्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए इनकी शिप्स को रोकते थे और चेक करते थे। उसके बाद चेक करने के बाद आधा सामान इनका गायब हो जाता था। और रोज़ जो है यूएस के सेलर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करते थे कि हमारे पास हमें ट्रेडिंग की फुल जो है फ्रीडम नहीं दी जा रही। तो एक कमर्शियल वार हो गई थी। ट्रेड इनका आधा हो गया था। ट्रेड आधा होना उस टाइम पे बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि टाइम चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे थी। यूएस जो है अपना पेस पकड़ ही रहा था कि ये जो है कमर्शियल वार शुरू हो गई थी। फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन मार्केट में एंटर नहीं होने दे रहे थे यूएस की शिप्स को। तो ये काफी क्रिटिकल मसला पेश आना शुरू हो गया। चौथे नंबर पे हमारे पास कहा है वार हॉक्स। वार हॉक्स वो बंदे थे जो मेंबर थे हमारे पास यूएसए के कांग्रेस के, जो ये कह रहे थे कि हमें यूके के साथ किसी भी सूरत में मुआहदा नहीं करना चाहिए, हमें वार की तरफ ही जाना चाहिए। वो ये समझ रहे थे कि हमारी ये सोवरेनिटी को थ्रेट है। ठीक है। उन्होंने बहरहाल काफ़ी पॉइंट्स रेज किए थे और उन्होंने बड़ा फोर्स किया मेडिसन को कि आप जो है वो वार ही डिक्लेयर कर दें। तो उन्होंने मेडिसन ने ऐसा ही किया क्योंकि वो पार्लियामेंट से ही सारी फोर्स ड्राइव हो रही थी और सारे इस तरह की टेंशन प्रोड्यूस हो गई थी। तो एक फैक्टर ये भी है। पांचवा जो है वो फैक्टर है थ्रेट टू सोवरेनिटी। वंस अ ब्रिटिश सब्जेक्ट ऑलवेज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, ये एक स्लोगन है जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने जो है आज तक हम बोलते रहते हैं कि हम एक दफ़ा अगर यूके की कॉलोनी रह चुके हैं तो यूके हमें कभी भी आज़ाद नहीं होना देगा। जैसे पाकिस्तान अभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। 2 दफ़ा छोड़ चुका है। 72 में 1972 में हमने छोड़ दिया था, 79 में ज्वाइन किया था। फिर जो है हमने दोबारा छोड़ दिया कोई 2000 समथिंग 12 में मेरे ख्याल से, और फिर हमने ज्वाइन किया। बहरहाल हम वंस अ ब्रिटिश सब्जेक्ट ऑलवेज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो ये इनको लगा जी कि हम ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं तो शायद ये हमारे साथ हमेशा इसी तरह करेंगे। और ये शायद इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें करने से हमारी सोवरेनिटी पे इतना थ्रेट आएगा कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे और एट द एंड इवेंचुअली जो है हम मर्ज हो जाएंगे दोबारा यूके में। हम कहेंगे जी हमें दोबारा से यूके की कॉलोनी बनना है। पर इन्होंने अपना थ्रेट टू सोवरेनिटी समझा। इन्होंने कहा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में ये जो है इंटरवीन कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा काज था। नंबर छठा काज था क्रेविंग ऑफ न्यू लैंड। जी रवायत कायम कर दी थी वाशिंगटन साहब ने। 3 स्टेट्स न्यू ले आए थे, वर्मॉन्ट, केंटकी और टेनीसी। उसके बाद जेफरसन जो है आए हैं तो न्यू लुजियाना परचेज करके डबल कर दिया जी स्टेट की टेरिटरी। तो एक कायम हो गई थी रस्म कि अच्छा प्रेसिडेंट वही होगा जो एक न्यू लैंड और टेरिटरी बढ़ाएगा। वैसे भी इनको कनाडा का बॉर्डर हजम नहीं होता था क्योंकि ये कनाडा वाला जो है वो यूके के अंडर था। तो ये चाह रहे थे कि अगर हम यूके का वार डिक्लेयर कर देते हैं तो साउदर्न कनाडा में हम हमले करके और इनकी आधी ज़मीन हम ले लेंगे। तो मेडिसन जो है इनकी लालच थी कि टेरिटरी मिल जाए। ये भी एक हमारे पास रीज़न बन जाती है। सातवां नंबर अटैक्स बाय नेटिव्स। ये एक प्रॉब्लम है जो यूके हमें नजर आ रहा है कि यूके खुद से ये क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम।
यूके ने इनको नेटिव्स को हथियार दिए कि जी सेटलमेंट्स जितनी भी हैं 13 कॉलोनीज इनको आप प्रेशराइज करना शुरू करें, इनसे लड़ना शुरू करें, आपके हुकूक वगैरह ये मार रहे हैं। क्योंकि कनाडा में यूके ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो यूके इनको कनाडा से हथियार दे देता था और इनके थ्रू जो है वो अटैक करते थे यूएस पे। इस पे एक दो बैटल्स, बल्कि बैटल ऑफ टिपिकनॉय हो चुकी है ऑलरेडी, टिपिकनॉय, और बैटल ऑफ फालन टिम्बर। ये तो वाशिंगटन साहब के टाइम पे ही हो गई थी, पहले प्रेसिडेंट के टाइम पे। और टिपिकनॉय मेरे ख्याल से जेफरसन के टाइम पे है, या जैक्सन के टाइम पे, ये एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो दो ये सीरीज में हमारे पास बैटल्स हो गई थी। ये बैटल्स हो ही यूके की सपोर्ट की वजह से रही थी, तो ये इनके लिए बड़ा खतरा प्रोड्यूस हो गया था। देखें, अब इंटरनली ये अटैक कर रहे हैं इसके थ्रू, और एक्सटर्नली इनकी ये ट्रेड वार जो है, कमर्शियल वार जो है ना, इनकी शुरू हो गई थी। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी को भी थ्रेट था और इंटरनल सोवरेनिटी को भी थ्रेट था। तो इधर हमारे कॉजेज पूरे होते हैं। ये 7 कॉजेज मिला के मेडिसन को मजबूर करते हैं कि वो कांग्रेस में अपनी प्ली दे कि आप वार डिक्लेयर कर दें। कांग्रेस वार डिक्लेयर कर देती है 1812 में। ये जंग चलती है 2 साल। 1840 में ट्रीटी ऑफ गेंट होती है और ये वार खत्म हो जाती है। ट्रीटी ऑफ गेंट हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने तय की हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इस वार के इम्पैक्ट्स क्या हुए। इस वार ने जी यूएस का स्टेटस इनहेंस कर दिया, क्योंकि अपनी ही मदरलैंड से इसने 2 अटैक्स जीत लिए थे। वो लैंड जो हज़ारों सालों से एग्जिस्ट करती है, उसको उस लैंड ने हरा दिया जो इसको अभी 2-250 साल हुए हैं, जिसको आज़ाद हुए बल्कि 20 साल हुए हैं। ठीक है, तो इसका अब जो है यूएस बार्गेनिंग टेबल पे बैठ सकता है यूके के साथ। नंबर दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ कनाडा एज अ न्यू बॉर्डर, एज अ न्यू नेबर नेबर। अच्छा, इनको हमेशा से लालच होती थी कि जैसे ही मतलब हम कोई भी अनार्की फैले तो हम कनाडा की आधी जो है टेरिटरी ले लें। तो सबसे पहले यूके ने यही डिमांड की थी इसमें कि हम तभी आपके पास साथ बैठेंगे मुआहदा करने जब आप ये राजी हो जाएं कि कनाडा जो है वो हमारी कॉलोनी है और जो आपके बॉर्डर्स हैं वो हमारे डिफाइन हो जाएंगे। 49 पैरेलल पे जी इन्होंने डिसाइड कर दिया था। 49 पैरेलल पे आप और हम जो है वो सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, यूएस और कनाडा। फिर भी इनको लालच थी, बहरहाल ये लालच जाके इधर खत्म होती है, रिकॉग्निशन हो जाती है। हम बाद में देखेंगे चल के कि इसमें भी जो है टेरिटरी ऑफ मैने, इसकी थोड़ी सी टेरिटरी ले लेते हैं और आगे चल के 1842 में एक और ट्रीटी होती है, उसके दौरान भी जो है इनकी थोड़ी सी ज़मीन ले लेते हैं। बहरहाल इनकी कोशिश तो होती है कि ज़्यादा मिल जाए, पर इधर फिलहाल इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि हम आपके बॉर्डर के साथ आज के बाद कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरे इम्पैक्ट पे चलते हैं। ठीक है, सरेंडर ऑफ नेटिव्स। नेटिव्स जो तंग कर रहे थे, अब नेटिव का जो हेड था टिकमसा, टिकमसा को इन्होंने इस बैटल में मार दिया, इस वार में मार दिया। ठीक है, तो अब नेटिव्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया था। ऑलरेडी नेटिव से जो है वो यूके ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली कि आज के बाद हम नेटिव्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। नंबर चौथी चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपना पेस पकड़ लिया। जैसे ही कमर्शियल वार खत्म होती है, यूएस के सारे सेलर्स उतावले बैठे होते हैं कि जैसे ही ये एम्बार्गो और सारी चीज़ें खत्म होती हैं तो हम जो है यूरोपियन मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो एक्सप्लोर इतनी तेज़ी से करते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी जो है 2-3 डिकेड्स में आगे चल के प्रोग्रेस करती है। ठीक है, ये भी इम्पैक्ट आया। इमरजेंस ऑफ डायनामिक लीडरशिप। अच्छा, इस जंग में जी एंड्रयू जैक्सन लड़े थे और आगे चल के ये प्रेसिडेंट बनते हैं। अमेरिका का हमेशा से कल्चर ऑफ वार हीरो रहा है कि जो भी वार हीरो होता है उसको जो है ये अपना प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। वाशिंगटन देख लें आप, जेफरसन देख लें आप, ये जैक्सन और हैं। ठीक है, तो काफ़ी इसी तरह से हैं। तो ये लीडरशिप आई ही इधर से। ठीक है, नंबर छठा, चौविनिज्म। चौविनिज्म कहते हैं अपनी नेशनलिज्म के बारे में सुपीरियर फीलिंग्स होना। तो इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई कि हम अमेरिकन नेशनलिज्म एक बड़ी चीज़ है। पहले आधे लोग कंफ्यूज थे कि क्या हम यूके के नेशनलिस्ट कहलाएं बाहर जाके, क्या हम अमेरिकन कहलाएं, क्या अमेरिकन किसी को पता भी होगा या नहीं पता होगा, हमारी न्यू नेशन है, क्या हम अपने आप को मतलब रिलेट करें यूके के साथ। तो ये इनकी बड़ी कन्फ्यूजन इधर जाके दूर हो जाती है। ये अब खुल के दुनिया में चौड़े होकर बता सकते हैं कि जी हम अमेरिकन नेशनल्स हैं जिन्होंने 2 दफ़ा यूके को शिकस्त दी है, जिसकी 50 कॉलोनीज हैं उसको हम शिकस्त दे बैठे 2 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद सातवां हमारे पास इम्पैक्ट है करेज फॉर द फ्यूचर वार्स। अच्छा, इनमें जंग लड़ने का इतना करेज आ गया कि एक दूसरी बर्बरी स्टेट्स के साथ वार कर लेते हैं। पहली वार हमने देखी थी पहले कि इन्होंने बर्बरी के साथ वार कर ली थी, और दूसरी वार जो है इसके फ़ौरन बाद हो जाती है, अगले साल हो जाती है, 15 में हो जाती है। जैसे ही ये वार खत्म होती है तो 15 में दूसरी बर्बरी वार हो जाती है इनकी ट्रिपोली के साथ। अच्छा, इम्पैक्ट्स कंटिन्यू है आगे। रीअफर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, जो जिन लोगों को जो हमने डिस्कस किया था कि 40% लॉयलिस्ट हैं, 40% पेट्रियट्स हैं, 30% लॉयलिस्ट हैं और 30% न्यूट्रल्स हैं जिनमें ज़्यादातर स्लेव्स आते हैं। तो अगर हम इसको निकाल देते हैं तो 30% जो लॉयलिस्ट थे वो अभी भी सोच रहे थे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन आ गया, इंडिपेंडेंस हो गई, पर शायद हम फिर से कभी ब्रिटिश का सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर हमने हमारा मुल्क नहीं चल सकता तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि यूके हमें फिर से एज ए सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इन 30% लॉयलिस्ट का जो है इधर जाके स्कोप खत्म हो जाता है, पेट्रियोट्स की जीत हो जाती है और इनको रीअफर्मेशन हो जाती है कि हमारी इंडिपेंडेंस अब पक्की, अब हम वापस नहीं जाने लगे, 2 जंगें कर ली, अब हम कहाँ पे वापस जाने लगेंगे। दूसरा, यूएस जो है अब वो खुल के जो है अपनी डिमांड्स बता सकता है बार्गेनिंग टेबल पे। 9वां नंबर,
ओपन अप द ग्रेट लेक्स रीजन टू द अमेरिकन एक्सपेंशन। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने 49 पैरेलल सेलेक्ट की लाइन इनकी बाउंड्री की कनाडा और यूएस के दरमियान। तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये यूएस के टेरिटरी में आ रहे थे और यूएस कंफ्यूज था पहले कि शायद इनके पास हैं या नहीं है। और इनकी टेरिटरी पे हमेशा से जो है यूके की फोर्सेस बैठी रही कि हम जो है मतलब इन्हीं का है यूके का। ठीक है, 13 कॉलोनी से थोड़ा सा एरिया बाहर था, तो इन्हें लग रहा था कि हमारा है, यूके को लग रहा था ये इनका है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन थी। इधर ये जो है 49 पैरेलल करने के बाद यूएस को क्लियर हो गया कि ये टेरिटरी अब हमारी है। बाद में जाके ये जब इधर बैठते हैं तो 1818 में दोबारा जो है टेंशन ग्रो हो जाती है, क्योंकि यूएस जो है ना कहता है कि आप इस टेरिटरी से अपनी फोर्सेस निकालते क्यों नहीं है। तो यूके अपनी वजह वजह बताता है और जो है यूएस कहता है आपने जो है 1814 में जो ट्रीटी ऑफ गेंट की है उसमें तो आपने डिक्लेयर कर दिया था कि 49 पैरेलल है, तो ग्रेट लेक्स हमारी है। बहरहाल ये यूएस जो है दोबारा से जीत जाता है, आगे चल के हम देखेंगे, और ग्रेट लेक्स का रीजन मिल जाता है। उसकी इनिशिएशन यहाँ से हो जाती है और एंड जो है वहाँ पे होगा। चलें जी, अब हम देखते हैं ट्रीटी में क्या चीज़ें होती हैं। ट्रीटी ऑफ गेंट बेल्जियम में होता है ये। ठीक है, बेल्जियम में मिलते हैं दोनों स्टेट्स और आपस में सुलह कर लेते हैं। जो प्री वार बाउंड्रीज थी वो सारी हो जाती हैं, किसी को टेरिटरी गेन नहीं होती, ना यूके टेरिटरी गेन करता है ना यूएस। रिकॉग्निशन ऑफ कनाडा एज अ कॉलोनी ऑफ यूके, ये हमने देख लिया, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, दो मेजर इशूज है जी इनकी ट्रीटी में। इंप्रेसमेंट का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, इन्होंने आपस में बात ही नहीं की इंप्रेसमेंट की। और दूसरी ब्लॉकेट ऑफ गुड्स। पर ये वाला जो मसला है ये वाला मसला खुद से ही हल हो गया था। इंप्रेसमेंट का कुछ अरसे में दोबारा से इशू शुरू हुआ था, पर वो इन्होंने फिर से करके 1842 में मेरे ख्याल से रिवाइज की है इन्होंने ट्रीटी ये वाली, और दोबारा से ये पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो बहरहाल ये इनके दो मेजर चीज़ें थी, दो मेजर फॉल्ट थे कि इन्होंने ऐड ही नहीं किए फिलहाल, इन पे बात ही नहीं हुई इनकी। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहाँ पे पूरा होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।